जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 3.3 टॉपिक में। और आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें दी हुई है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको एकदम बेसिक से बताने की कोशिश करूँगा। ओके, अंदर में कुछ कंसेप्ट्स है जैसे क्राउडिंग आउट और बॉन्ड यील्ड कैसे काम करता है, मैं बता दूंगा एकदम बेसिक से। ओके, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेसिकली एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब मान लेते कि जैसे आप नोट लेते हो ना, नोट में लिखा रहता है कि आरबीआई गवर्नर का साइन रहता है कि मैं धारक को वचन देता हूँ कि मैं 100 रुपये उसको पे करूँगा, इस तरीके से। तो उसी तरह ये बॉन्ड होता है, ठीक है। बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स सब उसी टाइप है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का टाइप है। तो ये होता है कि गवर्नमेंट आपको लिख करके देता है कि हाँ, हम आपको इतना रुपये पे करेंगे। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आप खरीदते हैं, मान लेते हैं कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 रुपये में खरीदें और गवर्नमेंट बोलता है कि हाँ, आप 100 रुपये में ले लीजिए हमसे, 10 साल के लिए इसका लीजिए और हर साल हम आपको 10 रुपये पे करेंगे, ठीक है। और 10 साल के बाद आपसे हम वापस 100 रुपये में खरीद लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 10% का हर साल प्रॉफिट हो गया और आपको 100 रुपये जो दिए थे आपको वो भी वापस मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पैसा लेती है पब्लिक से, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए पैसा लेने का बहुत सारा तरीका है। गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी पैसा छापो, ये भी एक तरीका है। गवर्नमेंट आरबीआई का जो सरप्लस है वो भी ले सकती है, या फिर गवर्नमेंट जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये भी कर सकती है, या फिर हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो तो अलग ही, और जो गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर बैंक से जो पैसा आता है वो भी अलग है, ठीक है। तो ये सब तरीका है गवर्नमेंट का पैसा कमाने का। तो हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में आते हैं। ये मैंने आपको बताया कि बेसिकली गवर्नमेंट जो है साइन करके देती है कि हाँ भाई आपको पे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का टाइप क्या है। इसको जीसेक बोलूँगा मैं, ठीक है। जीसेक का टाइप क्या है? दो टाइप होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म वाला को बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स और लॉन्ग टर्म वाला को बोलते हैं डेटेड जीसेक, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में क्या करती है गवर्नमेंट? पे नहीं करती, इंटरेस्ट जो मैंने बताया वो पे नहीं करती है। तो शॉर्ट टर्म में क्या करती है, मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए डेट दिया हुआ है 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। तो गवर्नमेंट क्या करती है शॉर्ट टर्म में? गवर्नमेंट आपको मान लेते हैं कि 100 रुपये का बॉन्ड इशू करेगी, ठीक है। तो 100 रुपये का बॉन्ड जो है 80 रुपये में इशू करेगी। मतलब आपको अगर वो 100 रुपये का बॉन्ड खरीदना है तो आपको 80 रुपये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। 80 रुपया पे कर दोगे, उसके बाद 91 डेज के बाद गवर्नमेंट आपसे वापस से वो बॉन्ड खरीद लेगी 100 रुपया में। तो इसमें आपका 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कमाती है, ठीक है। लेकिन ये जो जी सेक है, लॉन्ग टर्म वाला डेटेड जी सेक, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? आपको 100 रुपये में ही देगी, 100 रुपये का बॉन्ड है, 100 रुपये में ही देगी। लेकिन आपको हर हर मान लीजिए कि 10% उसका कूपन रेट है, 10% उसका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट एक ही टाइप की चीज़ें हैं, ओके। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? मान लेते हैं कि आपको 100 रुपये का बॉन्ड दिया, आपने गवर्नमेंट से 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा, तो गवर्नमेंट आपको 10 रुपया हर साल देगी। मान लेते हैं कि उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है 10 साल है, ठीक है। 5 साल से 40 साल तक हो सकता है, तो मान लेते हैं कि 10 साल है। तो 10 साल तक हर साल आपको 10 रुपये गवर्नमेंट पे करेगी और 10 साल के एंड में वापस से आपसे वो बॉन्ड खरीद लेगी 100 रुपये में। तो इस तरीके से दो प्रकार का होता है और दो प्रकार से गवर्नमेंट पैसा उठाती है जीसेक के थ्रू। देखिए ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, ओके। और मतलब चूज दी करेक्ट ऑप्शन में कुछ भी कर सकता है प्रीलिम्स में, ओके। तो याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकती है, ये भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इशू कर सकती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इशू कर सकती है। ये भी प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए आपको ये जो स्कीम है ना, आरबीआई रिटेल स्कीम, इसके थ्रू पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है 100 करोड़ 200 करोड़ बड़ा बड़ा बॉन्ड इशू करती थी। तो बड़े बड़े बैंक्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, सिर्फ वो लोग इन्वेस्ट कर पाते थे। तो अभी क्या की है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम लेकर के आई है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो इस स्कीम के थ्रू जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं जिनके पास 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं है, वो छोटा मोटा बिल का जो बॉन्ड है उसका पार्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है छोटे मोटे इन्वेस्टर को इंक्लूड करने का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट में, ओके। देखिए ये कैसे कर सकते हैं, वो लोग गिल्ट अकाउंट खोलना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि हम लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। उसी तरह अगर आपको जीसेक मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है बॉन्ड्स का, तो आपको गिल्ट अकाउंट खोलना पड़ेगा, ओके। और अगर आप पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर के लोग हैं, तो आपका जो भी इश्यू होगा, जो भी मेंटेनेंस होगा गिल्ट अकाउंट का, वो FEMA एक्ट 2000 इसके अकॉर्डिंगली रेगुलेट की जाएगी,
ठीक है। हम लोग दो दो एक्ट जानते हैं, एक एक्ट होता है FRBM और एक होता है फेमा। दोनों एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पार्ट है हम लोग का इकोनॉमिक्स का, तो दोनों एक्ट को जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो प्लीज़ गूगल करके उसको नोट्स में अपना लिख कर रख लीजिए। ओके, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जीसेक। ठीक है, तो पहला पॉइंट है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ये आरबीआई का काम है। आरबीआई अगर देखेगी कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गया, मनी सप्लाई का मतलब कि मार्केट में नोट कम हो गया, ठीक है, नोट कम पड़ा, जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम में हम लोग जानते थे कि नोट कम पड़ गया, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये आरबीआई का ये तरीका है लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने का, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने का। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये एक ब्रॉड टर्म है और ये एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट एक नैरो टर्म है, ठीक है। तो क्या करती है गवर्नमेंट, सॉरी आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो है मार्केट से बॉन्ड खरीदेगी, ठीक है, किसी भी कंपनी का, रिलायंस का बॉन्ड खरीदेगी, ठीक है, अलग अलग कंपनी का बॉन्ड खरीदेगी। अगर बॉन्ड खरीदती है तो आरबीआई को पेमेंट करना पड़ेगा, तो आरबीआई पेमेंट करेगी, ठीक है। आरबीआई अगर पेमेंट करेगी तो मार्केट में सप्लाई का मनी बढ़ गया, और सप्लाई मनी का सप्लाई बढ़ गया तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो गया। लिक्विडिटी का मतलब मैनेजमेंट आपको मतलब मालूम ही होगा, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि अगर मार्केट में पैसा की सप्लाई कम हो जाता है, अगर लोगों को लगता है कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में 10,000 है, लेकिन अगर हम नोट निकल जाते हैं एटीएम में तो 500 का ही निकलता है, 1000 का ही निकलता है, ठीक है, मतलब 1000 रुपये ही निकल पा रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में नोट का कमी है, ठीक है, पैसों का कमी नहीं, नोट का कमी है। तो इस तरीके से आरबीआई नोट इंजेक्ट करती है मार्केट में, ठीक है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ओके, पोटेंशियली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कभी डूबेगी नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप रिलायंस का या फिर किसी टाटा कंपनी का अगर आप बॉन्ड खरीदते हो तो ये तो कंपनी कभी डूबेगी नहीं, ठीक है। तो ये पोटेंशियली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप कोई येस बैंक का या फिर कुछ और ऐसा बैंक का खरीद लेते हो तो वो उसमें रिस्क है, मतलब सारे कंपनी बॉन्ड इशू करती है, लेकिन जो सेफेस्ट है टाटा है, रिलायंस है, गवर्नमेंट है, ये लोग सेफेस्ट है, मतलब यहाँ आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, यहाँ आपका पैसा मिल ही जाएगा। ओके, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 91 डेज 4 ईयर्स 40 ईयर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखिए 91 डेज का भी होता है बॉन्ड और 40 ईयर्स तक का भी होता है। तो आप मतलब जितना लंबा चाहो वो उतना लंबा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ मैच्योरिटीज कैन बी सोल्ड इजीली इन दी सेकेंडरी मार्केट। कभी आपने सोचा कि हाँ भाई 10 साल वाला खरीद लेते हैं, 40 साल वाला खरीद लेते हैं, और बीच में लगा कि नहीं बेचना पड़ेगा, अभी मन नहीं हमको, कुछ और करना है हमको पैसों का, तो आप सेकेंडरी मार्केट में ईजिली बेच सकते हैं। आपको मालूम होगा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी मार्केट होता है गवर्नमेंट से आप डायरेक्टली लिए, और सेकेंडरी मार्केट होता है अब आप किसी और बंदे को बेचेगा, जो तीसरे बंदे को बेचेगा, फिर चौथे बंदे को बेचेगा, उसके बाद वापस गवर्नमेंट को आएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट होता है, उसको बोलते हैं मतलब सेकेंडरी मार्केट, मतलब अगर आप लिए तो प्राइमरी मार्केट, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। उसी तरह आईपीओ में भी होता है, आईपीओ आप लीजिएगा डायरेक्टली आईपीओ लीजिएगा तो वो प्राइमरी मार्केट हो गया, लेकिन अगर आप उस वाले जो स्टॉक को स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर दीजिएगा, मतलब किसी को बेच दीजिएगा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ओके, जीसेक कैन बी यूज एज कोलेटरल, ठीक है, मगर अगर आपको कोई लोन लेना है, अगर आप 10 साल या 20 साल का कोई भी जीसेक खरीदे हुए बॉन्ड खरीदे हुए हैं, तो आप उसको दिखा कर लोन ले सकते हैं। जिस तरीके से जमीन या कागज दिखा के लोन लेते हैं ना, उस तरीके से बॉन्ड को दिखा कर भी लोन ले सकते हैं। अट्रैक्टिव यील्ड्स, इसका यील्ड काफ़ी अच्छा है, यील्ड मतलब रिटर्न, ठीक है, रिटर्न काफ़ी अच्छा। आप एग्जांपल डाल सकते हो कि स्टेट डेवलपमेंट लोन जो होते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर फ्रेंडली सेटलमेंट, इसका जो सेटलमेंट होता है गवर्नमेंट को बॉन्ड खरीदना बेचना काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी इजी टू ट्रेड है। ओके, अब देखिए रिस्क क्या है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट्स तो ये सारे होंगे, बेनिफिट्स हो गए, अब रिस्क देखना बहुत ज़रूरी है। रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप खरीद लेते हो तो दूसरा जो सेकेंडरी मार्केट है वहाँ पर आपको बायर मिलेंगे नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट है ना, इक्विटी तो खट 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 कर बिकता है और लोग खरीदते हैं, लेकिन बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बड़ा मान लीजिए कि 100 करोड़ वाला बॉन्ड है तो उसको बेचना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। मार्केट रिस्क तो हम लोग जानते हैं कि हाँ, यहाँ पॉइंट मैं आपको समझा दूँ, बॉन्ड यील्ड मतलब और इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि इस पॉइंट को समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। मैं ले चलता हूँ आपको नोट्स में। देखिए इंटरेस्ट रेट क्या होता है मैं बताता हूँ। इंटरेस्ट रेट को हम लोग आई से नोट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, ये इसको अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो आप सारा पैसा बैंक में डाल दोगे कि हाँ भाई बैंक में डाल देते हैं, बढ़िया रहा, हमको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो अगर सारा पैसा निकाल करके आप मार्केट से बैंक में डाल दोगे तो क्या होगा, आपका जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट घट जाएगा। या फिर हम लोग इसको उल्टा देखते हैं,
अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं तो लोग सोचेंगे कि अभी हम लोग को बैंक में रख के फ़ायदा नहीं है, अभी हम लोग अपना बिजनेस में लगाएंगे पैसा तो हमको ज़्यादा रेट मिलेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, और इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में भी कर सकते हो और आप स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब अगर अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो स्टॉक मार्केट बूम करेगा। समझ रहे हो, अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो स्टॉक मार्केट बूम करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एकदम आपको समझ में आ जाना चाहिए। किस तरीके से, मैं फिर से बता दूं, अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बैंक में रखना आपको पैसा अच्छा नहीं लगेगा, आप वो लोग कहीं और इन्वेस्ट करते हैं जहाँ हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। स्टॉक मार्केट में या फिर किसी बिजनेस में करोगे, तो अगर स्टॉक मार्केट में करोगे तो स्टॉक मार्केट बूम करेगा। ठीक है, ये बेसिकली देखा गया है। ओके, देखिए मार्केट रिस्क में बताया गया है। हाँ, ये वाला पॉइंट मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। देखिए इंटरेस्ट रेट घटता है, इंटरेस्ट रेट जब घटता है तो बॉन्ड यील्ड घटता है और बॉन्ड प्राइस बढ़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर घटेगा तो बॉन्ड यील्ड घटेगा और बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा। मैं आपको इन तीनों के बारे में सब कुछ बताता हूँ, थोड़ा सा धीरे से कि आराम से। ओके, ये इंटरेस्ट रेट है, IR इंटरेस्ट रेट। ओके, अगर मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट घट रहा है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा आ गया है, लोगों ने बैंक से पैसा निकाल लिया है, अब वो चाहेंगे कहीं हम इन्वेस्ट करना। ठीक है, अब वो चाहते हैं कहीं इन्वेस्ट करना। तो अगर मान लेते कि ये बॉन्ड है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जब इस चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो इसका क्या करता है, इसका प्राइस बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ का, मान लेते कि आलू बहुत कम है, एक ही बॉन्ड है मान लेते हैं, और 100 लोग खरीदने के लिए, तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा। ओके, हम लोग बॉन्ड यील्ड पे बाद में आएंगे, लेकिन अभी तक आप ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ता है, और यहाँ पर मैंने बताया इंटरेस्ट रेट घटता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ठीक है, दो कंसेप्ट है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ओके, अब देखिए मार्केट रिस्क क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मार्केट जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो बॉन्ड प्राइस ऊपर नीचे होगा, तो हमें हो सकता है कि हम गलत टाइम पे बॉन्ड को खरीद लें तो नुकसान में पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? री इन्वेस्टमेंट रिस्क ऐसा होता है कि आपको गवर्नमेंट 6 महीना में या 1 साल में पैसा देगी। ठीक है, हो सकता है कि जब आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है तब तब जो स्टॉक मार्केट एकदम बूम पे चल रहा है। ठीक है, और जब बूम पे चलता है स्टॉक मार्केट एकदम ऊपर में है, वहाँ से गिरने वाला है, तो आप पैसा लगा नहीं सकते हो। और जब आपको गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, मान लेते कि गवर्नमेंट जो है 31 दिसंबर को पैसा देती है और स्टॉक मार्केट एकदम डाउन में है अगस्त में। ठीक है, तो आप सोचोगे कि अगर हमको गवर्नमेंट अगस्त में पैसा दे देती तो हम लोग इन्वेस्ट कर देते। ठीक है, और गवर्नमेंट अगस्त में पैसा नहीं दे रही है, गवर्नमेंट आपको 31 दिसंबर में ही पैसा देगी। तो एक री इन्वेस्टमेंट रिस्क है कि हम लोग सही टाइम पर उसको नहीं कर पाते हैं इन्वेस्टमेंट, नॉट एबल टू री इन्वेस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट। जब ज़रूरत पड़ता है हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपने टाइम पे एवरी हाफ ईयर और जो भी उसका टाइम है उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट पैसे देती है। तो ये 3 प्रॉब्लम है। ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स है, आप सोचोगे आपको मिल जाएगा। ओके, आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑक्शन कैलेंडर इशू करती है, मतलब हाफ ईयरली, मतलब ऑक्शन कैलेंडर बताती है कि हाँ भाई इस वाले टाइम पे हम लोग ऑक्शन करेंगे, बॉन्ड निकालेंगे। ठीक है, सब कुछ बताती है कि कितना रुपया निकालेंगे, कितना बड़ा का बॉन्ड निकालेंगे, सब कुछ बताती है। ठीक है, एवरी हाफ ईयरली। और ये कैसे करती है, एक ई कुबर करके प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, उसके थ्रू ऑक्शंस होता है। ठीक है, ऑक्शंस आर कंडक्टेड ऑन ई कुबर। ओके, और ये जो प्रोसेस है इसको फाइनलाइज कौन करता है, मतलब पब्लिक को, सॉरी गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीद करके पब्लिक तक पहुंचाने वाला काम करता है CCIL। जो भी क्लियरिंग चीज़ है ना, मतलब होता है ना आपका जो भी डील है उसको फाइनल कर दिए, क्लियर कर दिए। ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL। ओके, उसके बाद देखिए आरबीआई जो है हर दिन, हर वीकली, हर मंथली, हर एनुअली ये डेटा इशू करती है। आपको आरबीआई का वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, आरबीआई का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको हर दिन मिल जाएगा जो इंटरेस्ट रेट का डेटा है। ओके ओके, वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नॉट रेगुलर। ठीक है, जो यहाँ पर जो डेटा है आरबीआई इशू करती है, तो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के लिए इशू करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के लिए उतना अच्छा है इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो वो लोग अच्छे से इशू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं गवर्नमेंट और क्या क्या इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला जो मार्केट है उसको बूम करने के लिए। पहला तो हम लोग देख लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्टर स्कीम। ओके, ऊपर में हमने बहुत सारे ये देखे। ओके, ऊपर में हमने बहुत सारे बेनिफिट्स देखे थे। ठीक है, ये तो रिस्क था हमारा, और ये सारे के सारे बेनिफिट्स है।
ठीक है। हम लोग नीचे में अभी और 2-3 बेनिफिट्स देख लेंगे। ब्रॉडन इन्वेस्टर बेस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर अगर नॉर्मल लोगों को इजाज़त दी जाएगी कि अगर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, तो नॉर्मल लोग आएंगे इन्वेस्ट करने, क्योंकि बड़े बड़े 100 करोड़ वाले लोग बहुत कम होते हैं ना, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स बहुत होते हैं, तो लोग आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। और फाइनेंशियलाइज डोमेस्टिक सेविंग, क्योंकि लोग जो है ना जनरली बैंक्स में पैसा रखते हैं क्योंकि वो बहुत सेफेस्ट है। लेकिन अगर अगर लगेगा अगर समझ में आ जाएगा लोगों को कि हाँ भाई अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बैंक से भी ज़्यादा सेफेस्ट है और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा हमको, ठीक है, तो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और डोमेस्टिक सेविंग उसको यूज़ करेंगे। डोमेस्टिक सेविंग को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जीडीपी हम लोग का इंक्रीज़ करेगा। जितना मनी को रेगुलेट कीजिएगा उतना हम लोग का जीडीपी इंक्रीज़ करेगा। ओके। एडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, एवेन्यू मतलब होता है प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो हम लोग पहले करते थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, और कहीं कहीं करते थे, बिजनेस में करते थे, स्टार्टअप में करते थे, ठीक है। स्टार्टअप में तो अभी नॉर्मल लोग कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बिजनेस में भी कहाँ कर पा रहे हैं, सिर्फ स्टॉक मार्केट था हमारे पास ये इन्वेस्ट करने के लिए। तो अभी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मार्केट भी हमारे लिए खुल गया है, ठीक है। और देखिए इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमारे पास मतलब जो अगर पीपीएफ आपको मालूम होगा, अगर आपके पापा जो है या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो आपको मालूम होगा कि हर महीना कट जाता है पैसा उनके सैलरी से ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो पीपीएफ में जमा होता है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी इशू होती है। तो आप इन दोनों में और भी कुछ एक चीज़ें हैं जहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स मिलती है, लेकिन इसमें अगर आप इन्वेस्ट कीजिएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था, बाकी तो सारा पॉजिटिव पॉइंट था, और ऊपर 3 नेगेटिव पॉइंट हमने देखे थे। ओके। अब जीसैप पे आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का ही पार्ट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है मैंने आपको बताया ऊपर में, ठीक है। जीसैप 1 जीसैप 2 ऐसे करके हमने ऑलरेडी देखा हुआ। हमने जो पिछले मंथ का आरबीआई वाला टॉपिक क्या था, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का, और उसके पिछले मंथ में हमने देखा था आरबीआई सरप्लस वाला टॉपिक था, उसमें भी किया हुआ, ठीक है। तो ये बहुत फेमस टॉपिक है। बेसिकली मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट अगर पैसा लेना है पब्लिक से, तो इसका यूज़ करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। ओके। तो इसका फ़ायदा क्या क्या, डिक्लाइन इन बॉन्ड यील्ड एक्ट एज फिलिप फॉर द इक्विटीज मार्केट। देखिए यहाँ पर बॉन्ड यील्ड वाला एक टर्म आ गया, तो मैं आपको एक बार समझा दूँ कि बॉन्ड यील्ड क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब बॉन्ड यील्ड होता है क्या होता है, देखिए बॉन्ड यील्ड ना कांस्टेंट होता है, एकदम कांस्टेंट होता है बॉन्ड यील्ड, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा कि लिखा हुआ है कि डिक्लाइन इन बॉन्ड यील्ड, तो मैं आपको एक बार एग्जांपल देके समझा दूं कि बॉन्ड यील्ड होता है क्या। ओके। यहाँ पर देखिए कि इंटरेस्ट रेट अगर घटेगा, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, और बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। मान लेते कि इंटरेस्ट रेट घटा दिए हम लोग, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और बॉन्ड प्राइस बढ़ गया। मान लेते कि बॉन्ड प्राइस 100 रुपया था, तो अभी हो गया 110 रुपया, ठीक है। और हमको उसमें जो भी बॉन्ड प्राइस का जो रिटर्न था ना, रेट ऑफ रिटर्न, वो 10% था, ठीक है, 10% था रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन मैंने बताया कि बॉन्ड यील्ड जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट है, ये घटेगा बढ़ेगा, ये आरबीआई घटाते बढ़ाते थे ये, लेकिन जब आपका बॉन्ड इशू होता है एकदम कांस्टेंट होता है, ये कब बढ़ता घटता नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर बोला कि ये डिक्लाइन इन बॉन्ड यील्ड, तो मैं आपको समझाता हूँ किस सेंस में ये बोल रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू की तो 10% उसका बॉन्ड यील्ड रखा था, ठीक है। तो 100 रुपये का बॉन्ड इशू किया था गवर्नमेंट, तो 10 रुपये इसमें पे करेगी, ठीक है। अभी 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 जो है उसका प्राइस 110 हो गया, तो अगर आप इसका 10% निकालिएगा तो क्या कितना रुपया होता है, 11 रुपया। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है ना 10 रुपया ही पे करेगी, गवर्नमेंट इसी को देखेगी, इसको नहीं देखेगी, मार्केट में कितना प्राइस है इसको नहीं देखेगी, ठीक है। गवर्नमेंट इतना ही पे करेगी। अब देखिए अगर आप इसका ये निकालते हैं, अभी जो करंट बॉन्ड यील्ड है इतना है और करंट प्राइस इतना है। जब गवर्नमेंट इशू की थी तो उस टाइम बॉन्ड यील्ड इतना था और बॉन्ड का प्राइस इतना था, और अभी इतना है, ठीक है। तो उस टाइम तो 10% था बॉन्ड यील्ड, ठीक है, 10 यही था बॉन्ड यील्ड। और अभी कितना होगा बॉन्ड यील्ड, तो 10 भागा 110 इंटू 100, ठीक है। तो ये होगा आपका बॉन्ड यील्ड जो 10% से कम होगा, 9 पॉइंट समथिंग होगा। तो आपका बॉन्ड यील्ड घट गया, किसके रिलेटिव में, करंट प्राइस के रिलेटिव में घट गया, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से वो सेम है, लेकिन पब्लिक के हिसाब से घट गया, क्योंकि पब्लिक के हिसाब से दाम बढ़ घट रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से दाम कांस्टेंट है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार इसको वीडियो को देख लीजिए आप, ठीक है। ओके। तो आप समझ में आ गया कि बॉन्ड यील्ड किस तरीके से घटता है। और देखिए अगर बॉन्ड यील्ड घट रहा है, बॉन्ड यील्ड अगर घट रहा है
बॉन्ड यील्ड कब घटता है? जब इंटरेस्ट रेट घटता है। बॉन्ड यील्ड घटता है, इंटरेस्ट रेट घटता है और बॉन्ड प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इंटरेस्ट रेट घटता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, मतलब बॉन्ड यील्ड और इन्वेस्टमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड यील्ड घटेगा तो फिलिप फॉर द इक्विटीज मार्केट, मतलब बॉन्ड यील्ड घटेगा तो इक्विटीज मार्केट बूम करेगा, मतलब बॉन्ड यील्ड घटेगा तो इन्वेस्टमेंट बूम करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया आपको। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेसिकली जो भी लिक्विडिटी का मार्केट है, अगर लिक्विडिटी है और जो भी चीज़ है आरबीआई के कंट्रोल में रहेगी सब कुछ, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। देखिए क्राउडिंग आउट ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो ऐसा नहीं पूछेगा, मैं आपको समझाता हूँ। आई विल टेक टाइम बट आपको सारे कंसेप्ट मैं बता दूंगा। ओके ओके सॉरी। अब देखिए ओके, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट को एक रोड बनाना है। ठीक है, एक रोड बनाना है। ओके, और टोटल वर्कर पूरा एक इकोनॉमी 10 वर्कर है, पूरा एक देश में सिर्फ और सिर्फ 10 वर्कर है। ठीक है, और गवर्नमेंट को एक रोड बनाना है, तो जो 10 वर्कर है ये गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइडेड है ये 10 वर्कर। मान लेते कि 5 वर्कर गवर्नमेंट सेक्टर में और 5 वर्कर प्राइवेट सेक्टर में। अभी गवर्नमेंट को अभी एक रोड बनाना है, तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा लोग चाहिए रोड बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट यहाँ पर से 2 लोग को ले लेगी, तो गवर्नमेंट के पास हो जाएंगे 7 लोग और 3 लोग हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, 2 लोग को गवर्नमेंट ने उठा लिया, तो पहले भी 10 लोगों को नौकरी मिल गई थी, पहले भी 5 लोग गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे थे और प्राइवेट में 5 लोग नौकरी कर रहे थे, मतलब टोटल 10 लोग नौकरी कर रहे थे और अभी भी 10 लोग नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, 7 गवर्नमेंट में और 3 प्राइवेट में, टोटल जो है अभी भी 10 है और तब भी 10 है, मतलब 10 लोग तब भी काम कर रहे थे और अभी भी काम कर रहे हैं, मतलब 10 लोग तब भी कमा रहे थे अब भी कमा रहे हैं। तो दोनों का जो जीडीपी है वो वो तब भी बराबर था और अब भी बराबर रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्यों रोड बनाती है? गवर्नमेंट रोड इसलिए बनाती है ताकि जीडीपी इंक्रीज करे, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जीडीपी दोनों का जीडीपी इक्वल रहता है। ठीक है, इक्वल रहता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोड बनाने का हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव क्राउडिंग इफेक्ट। ठीक है, नेगेटिव क्राउडिंग इफेक्ट। अब आते हैं, मान लेते हैं कि अभी कंट्री रिसेशन में है। ठीक है, और इस वाले जो केस था, इस वाले केस में बोलेंगे कि अभी कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट में, मतलब सबको नौकरी मिला हुआ है। ठीक है, और सेकंड केस में बोलेंगे कि कंट्री रिसेशन में मतलब सबको नौकरी नहीं मिला हुआ है। 3 लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, 3 लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं, 4 लोगों को नौकरी नहीं मिला हुआ है। अभी गवर्नमेंट अगर बोलेगी कि हमको रोड बनाना है, ठीक है, अगर अभी गवर्नमेंट बोलेगी कि हमको रोड बनाना है, तो यहाँ से 4 लोग को ले लेगी, 7 लोगों को नौकरी गवर्नमेंट दे देगी और 3 लोगों को प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी नौकरी दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी 10 लोग काम कर रहे हैं, पहले 6 लोग काम कर रहे थे, ये 3 और अभी 10 लोग काम कर रहे हैं, मतलब अभी लोगों को नौकरी को बेसी मिला हुआ है, तो मतलब पैसा ज़्यादा कमाएगा, तो मतलब अभी का जो जीडीपी है वो पहले का जीडीपी से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्राउडिंग आउट होता है। अगर गवर्नमेंट यहाँ से लोगों को लेती है, तो ये क्राउडिंग आउट का इफेक्ट है, मतलब ये नेगेटिव इफेक्ट है, और यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट है, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छा काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। इट प्रिवेंट्स क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब प्राइवेट कंपनी से जो भी लोग वहाँ पर हैं वहाँ से गवर्नमेंट नहीं लेगी, तो लॉस नहीं होगा जीडीपी का। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, कभी भी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। देखिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो लॉन्ग टर्म आप बॉन्ड देते हो ना, उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ये कुछ खास चीज़ नहीं है, बेसिकली हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है। बेसिकली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आपको मालूम होगा, जो भी हम लोग रेपो रेट करते हैं और रिवर्स रेपो रेट करते हैं, उन दोनों का जो प्रोसेस होता है उसको रेगुलेट करने के लिए जो फैसिलिटी लाएगी उसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और ये भी सेम टाइप का चीज़ है। ओके okay. Banks can avail 1 year and 3 year loans at the same interest rate of the overnight repo। तो ये वाला जो LTRO, इससे बैंक सब ले सकती है, मतलब ये भी ले सकती है, ये भी ले सकती है। ये मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, उतना बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछती है, एकदम बैंक कितना लोन ले सकती है कितना नहीं ले सकती है वो क्यों पूछेगा। ठीक है,
आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। मैंने बता दिया आपको कि ये जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो भी प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें। ऑपरेशन ट्विस्ट, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बॉन्ड प्राइस और यील्ड दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ बॉन्ड प्राइस और यील्ड किस तरीके से इन्वर्सली रिलेटेड है। कि बॉन्ड प्राइस ऊपर जाएगा तो यील्ड नीचे जाएगा। मैंने बहुत प्यार से समझाया है, तो आप बिल्कुल इसको देख लेना दोबारा, आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो। बॉन्ड प्राइस और यील्ड इन्वर्सली रिलेटेड है। ओके, लोन्स लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। द बूस्ट इकोनॉमी, ये तो आपको मालूम है कि अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ओके, अब देखिए लोन्स लेस एक्सपेंसिव, बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ है। अगर इंटरेस्ट रेट घटेगी, अगर इंटरेस्ट रेट घटेगी तो हम लोग आसानी से बैंक से लोन ले पाएंगे और उसको हर जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, एकदम आसान होगी समझना। ओके, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर बॉन्ड यील्ड का बहुत लोगों का डाउट होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और क्राउडिंग आउट वाला उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी अगर आपको समझ में आ गया तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये अलग अलग स्कीम्स है, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरीके से पैसे उठाती है। तो अलग अलग स्कीम पता रहेगा तो आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, मतलब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो मैकेनिज्म है किस तरीके से काम करता है, ये वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ई कवर मतलब कभी भी पूछ सकता है, प्लस में कोई ऑप्शन दे देगा तो आपको एलिमिनेट करने में ईजी होगा। रिस्क पता होना चाहिए आपको, रिस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है सारे के सारे कॉमन पॉइंट है। ठीक है, जो भी सिक्योरिटी का कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ देगा, ये सारे कॉमन पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो। ये जो एग्जांपल है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, FRBM और FEMA एक्ट दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।